जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने दोपहर की वीडियो में आपसे वादा किया था कि जैसे ही प्रेस रिलीज आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से तो हम उसका एक कंप्लीट ब्रेकडाउन आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम तकरीबन 6 से 7 अलग अलग अपडेट्स को पर डे कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्रम ना तोड़ करके एक सरल माध्यम में आपको इस प्रेस रिलीज का ब्रेकडाउन समझाएंगे ताकि आप बिना कंफ्यूज हुए समझ जाएं कि क्या क्या मिला है। अगर आप इस प्रोग्राम के टेक्निकल डिटेल्स भी चाहते हैं तो फिर उस पर आपको एक अलग वीडियो मिलेगी जो कल पब्लिश की जाएगी। आइए जानते हैं। देखिए, हमने आपसे कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग है वो आयोजित करी गई है। इसमें हमने बहुत सारे जो संभावित प्रोग्राम्स हैं उनकी बात करी थी और हुआ भी वैसा ही। 2.38 लाख करोड़, जी हाँ, आपने सही सुना, 2.38 लाख करोड़ रुपए की जो प्रपोजल्स हैं इन्हें भारत सरकार ने एक ही बैठक में मंजूरी दे दी है। एयर डिफेंस से लेकर ड्रोन वॉरफेयर, टैंक एम्युनिशन से लेकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री अपग्रेड प्रक्रिया है और इससे भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी। आज हम आपको सब बताएंगे डिटेल में, वो भी आसान भाषा में। पहले हम जानते हैं कि हुआ क्या है। 27 मार्च 2026 यानी आज के दिन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अध्यक्षता में, जो कि राजनाथ सिंह जी के द्वारा की जा रही थी, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, एक मीटिंग आयोजित करी जाती है और उन्होंने लगभग 2.38 लाख करोड़ रुपए के जो डिफेंस प्रोजेक्ट हैं इनको मंजूरी दी है। इसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी अब ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली शुरू हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं इंडियन आर्मी से। यहाँ पर कई सिस्टम्स को मंजूरी मिली है, जैसे कि एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम। ये सिस्टम रियल टाइम में दुश्मन के एयरक्राफ्ट और ड्रोन को ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। दूसरा, आर्मर पियर्सिंग एम्युनिशन, यानी कि ये टैंक के लिए विशेष गोले होते हैं जो एनिमी टैंक को पेनिट्रेट करने की क्षमता रखते हैं और हमने इस पे हाल ही में बात भी करी थी। तीसरा, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले। युद्ध में कम्युनिकेशन आप सब जानते हैं कि बहुत जरूरी होता है और यह सिस्टम सिक्योर और फेल प्रूफ कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है, जो कि सेना के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा, धनुष गन सिस्टम। ये स्वदेशी तोप है, इसको आप मॉडर्नाइज बोफोर्स भी कह सकते हैं, जो लंबी दूरी तक सटीक हमला कर सकती है। इसको भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलेंस सिस्टम, यानी ऐसे ड्रोन जो बिना रनवे के ऑपरेट कर सकते हैं, इनको भी मंजूरी मिली है। कुल मिलाकर इंडियन आर्मी की फायर पावर, सर्विलेंस और कम्युनिकेशन तीनों में हमें एक बड़ा अपग्रेड देखने को मिला है और उनसे जुड़े जो प्रपोजल्स हैं उनको हरी झंडी दी गई है। अब आते हैं इंडियन एयरफोर्स के ऊपर। आशा करता हूं कि अभी तक आप सब समझ पाए होंगे। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो पहली जो मंजूरी मिली है वो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को मिली है, जहां पर AN-32 और IL-76 को रिप्लेस किया जाना है और इससे भारतीय वायुसेना की जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी है वो मजबूत की जाएगी। दूसरी मंजूरी जो मिली है वो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन को तबाह करते हैं और ये 400 किलोमीटर मारक क्षमता रखते हैं। नंबर्स को लेकर कुछ नहीं कहा गया प्रेस रिलीज में, लेकिन हम यहाँ पर अगर मीडिया सोर्सेस की बात माने तो तकरीबन 3 से 4 जो नए सिस्टम है ये आने वाले हैं। इसके अलावा रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, यानी कि आप आसान तौर पर इनको UCAP कह सकते हैं। ये कॉम्बैट ड्रोन है जो बिना पायलट के दुश्मन पर प्रेसिजन स्ट्राइक कर सकते हैं। इनको भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा एक आउट ऑफ नोवेयर बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिला है, जो सुपर सुखोई या यूं कह लें सुखोई 30 से संबंधित है। उनके अपग्रेड को भी मंजूरी मिली है, खासकर इंजन अपग्रेड को। इससे फाइटर जेट की लाइफ बढ़ेगी और परफॉर्मेंस बेहतर होगी, यानी इंडियन एयरफोर्स अब और ज्यादा लीथल, फ्लेक्सिबल और मॉडर्न बनने जा रही है। अब आते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड पर। इंडियन कोस्ट गार्ड को भी एक बड़ा अपग्रेड मिला है। जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हैवी ड्यूटी एयर क्वेश्चन व्हीकल, जिसको आप होवरक्राफ्ट कहते हैं, उसकी मंजूरी मिली है। ये हाई स्पीड में वाटर और लैंड दोनों में चल सकते हैं। इससे बेसिकली काम ये होगा कि जो कोस्टल पेट्रोल हो गया, रेस्क्यू ऑपरेशन हो गए, रिकॉनेसेंस हो गया और लॉजिस्टिक सपोर्ट हो गया, ये काफी आसान हो जाएगा। यानी मैरीटाइम सिक्योरिटी भी अब और ज्यादा मजबूत होगी। और ये क्या अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस स्पेंडिंग थी? आपके मन में ये सवाल भी आया होगा। देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में टोटल 55 प्रपोजल्स देखने को मिले, जिनकी लागत 6.73 लाख करोड़ रुपए थी और हमें 503 कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिले, जिनकी लागत 2.28 लाख करोड़ रुपए है। और ये अब तक का हाईएस्ट डिफेंस स्पेंडिंग है जो हमें देखने को मिला है। यानी ये प्रमाण है कि भारत अब तेजी से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की ओर अग्रसर हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है?
इन सभी फैसलों का सीधा मतलब ये है कि भारत अब फ्यूचर वॉरफेयर पर फोकस कर रहा है। ड्रोन वॉरफेयर हो गया, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस हो गया, स्मार्ट आर्टिलरी हो गया, ये सब भारत की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है और इससे आत्मनिर्भर भारत को काफी बूस्ट मिलेगा। और सबसे जरूरी, इंडिया की जो मिलिट्री डिफेंस पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, मैंने कोशिश करी कि सरल भाषा में मैं आपको ब्रेक डाउन दे सकूं। हालांकि इसमें मैं मानता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल रिपोर्ट्स में नहीं गया, लेकिन ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर आप इनमें से किसी भी सिस्टम पर टेक्निकल डिटेल्स चाहते हैं, कितने नंबर्स पे आएगा, कैसे क्या होगा, तो उस पर हम पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज जो भी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने कहा है, जो भी मीटिंग में हुआ है, इसको लेकर ये थी रिपोर्ट। हालांकि एक सेपरेट प्रपोजल भी है जिसपे हम अभी इसी वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं और ये क्रमशः भारतीय नौसेना के पीएटाई पोसाइडन से संबंधित है। लेकिन आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आप मानते हैं कि ये जो कदम है ये इंडिया की जो आत्मनिर्भरता है उसको मजबूत करने के लिए पर्याप्त है और ये हमें ज्यादा पावरफुल बनाएगा? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आप कमेंट में जरूर बताएं और आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या कमियां आपको दिखी वो भी आप हमें जरूर बताएं। अगली रिपोर्ट भी काफी महत्वपूर्ण है जो कि भारत सरकार के कॉन्ट्रैक्ट क्लियरेंस से जुड़ी है। भारत सरकार ने 858 करोड़ का एक रक्षा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसका उद्देश्य भारत की वायु और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। शुरुआत करते हैं भारतीय वायुसेना से। बेसिकली भारतीय वायुसेना के लिए 845 करोड़ रुपए का टंगस्का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा गया है रूस से। यह सिस्टम एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स के अगेंस्ट सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे भारत की जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस वॉल है वो काफी मजबूत होगी। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली पीएटाई पोसाइडन एयरक्राफ्ट से जुड़ा है, जहां पर पीएटाई पोसाइडन के मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के लिए बोइंग इंडिया के साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा भारत के अंतर्गत ही जो बोइंग का मेंटेनेंस है वो करना, बोइंग पीएटाई पोसाइडन का मेंटेनेंस करना। ये डील दिखाती है कि भारत अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को मॉडर्नाइज कर रहा है और काफी रफ्तार से कर रहा है और साथ ही साथ जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको मजबूत करने और उसको बढ़ावा देने पर भी काम किया जा रहा है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। एक तरफ जहां भारत अपने एमआरएफए को क्लियर करने के काफी नजदीक पहुंच चुका है, तो वहीं पाकिस्तानी वायुसेना भी रिपोर्ट्स के हिसाब से 60 से 70 नए जेट-10 सीई फाइटर जेट को खरीदने की तैयारी में है और कुल मिलाकर उनका उद्देश्य ये है कि जेट-10 की संख्या को 100 के आसपास ले जाना। लक्ष्य यहाँ पर सिंपल है कि राफेल जेट की संख्या के बराबरी पर अपने आप को पहुंचाना, ताकि यहाँ पर 1-to-1 कंपटीशन हो सके। रणनीति अगर देखा जाए तो रिपोर्ट्स बताती है पाकिस्तान इस समय क्वांटिटी पर फोकस कर रहा है। जेट-10 में एसआर रडार, लंबे दूरी की जो मिसाइल्स है वो देखने को मिलती हैं, जिसका मकसद है पीवीआर कॉम्बैट को सुगम बनाना। ज्यादा एयरक्राफ्ट से ज्यादा सॉर्टीज होंगी, पाकिस्तान का ये मानना है। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो राफेल यहाँ पर काफी एडवांस माने जाते हैं और इसी को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ये कदम देखने को मिला है। अब एक चीज आपको बता दें कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की चीन पर डिपेंडेंस काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। नए विमान के ऑप्शन उनके पास है नहीं, तो जेट-10 उनकी जरूरत से ज्यादा उनकी मजबूरी बन चुकी है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर आई रिपोर्ट्स के बारे में। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस समय एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक नया कॉन्सेप्ट ला रही है जो कि है स्टेल्थ फ्यूल टैंक्स का। जैसे एयरक्राफ्ट ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्टेल्थी बनेगा। आमतौर पर एमका के अंदर मॉडुलर फ्यूल टैंक्स लगाए जा सकते हैं, जैसे कि ये टैंक्स वेपन बे में फिट होंगे और इससे ज़्यादा रेंज मिलेगी, स्टेल्थ बना रहेगा। और लेकिन उसमें मामला ये है कि अगर हम बात करें बेनिफिट की, तो बेस टू बेस जाने के लिए तो ये काफ़ी सही है और ये दुश्मन को बिना पता लगे उड़ पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वेपन बे में फ्यूल टैंक्स डाले जाएंगे तो फिर मिसाइल्स और बॉम्ब्स रखने की जगह काफ़ी कम हो जाएंगी। लेकिन इसका भी एक समाधान निकाला जा रहा है, वो है स्टेल्थ टैंक्स के रूप में, जहाँ पर आडा डीआरडीओ एक समाधान पर काम कर रही है। और ये नॉर्मल ड्रॉप टैंक जैसे नहीं होंगे, इनका डिज़ाइन स्टेल्थी होगा, रेडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का यूज़ किया जाएगा और यह विमान के बाहर लगेंगे, लेकिन कम इनका डिटेक्शन होगा। मिशन यूज कैसे होगा? जेट लंबी दूरी के लिए इन टैंक्स के साथ उड़ान भरेंगे, टारगेट के पास पहुंचते ही टैंक को अलग कर दिया जाएगा और वापस से एयरक्राफ्ट फुल स्टेल्थ मोड पर आ जाएगा। फिलहाल अभी इन पे ये अध्ययन चल रहा है और बहुत जल्दी प्रैक्टिकल इस पे जो काम है वो हमें देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।